माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बात करेंगे कि आप जानते हैं कि वो डॉक्टर कौन हो सकती है जिसने अपने 86 साल की उम्र में लास्ट डे भी अपना हॉस्पिटल अटेंड किया है। तो आज उसी डॉक्टर के बारे में चर्चा शुरू करके अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। उस ग्रेट डॉक्टर का नाम है मार्गारेट टाइलर। डॉक्टर मार्गारेट टाइलर एक ऐसी महान हस्ती हुई हैं जिन्होंने 43 साल एक्टिव होम्योपैथी हॉस्पिटल में सर्विस की है और 86 ईयर की एज में लास्ट डे भी अपनी ड्यूटी अटेंड करने गई है। इट इज हैट्स ऑफ टू दैट great lady. But in addition to that, there is a reason to take this case today. उनकी मदर को बहुत सीवियर आर्थराइटिस प्रॉब्लम था। वैसे तो उनकी जो सारी फैमिली है दैट इज अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। इनके ग्रैंडफादर भी डॉक्टर हैं, इनकी मदर भी होम्योपैथी के डॉक्टर है और ये खुद भी इन्होंने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन होम्योपैथी के लिए किया है। तो इनकी मदर को जो एक्यूट आर्थराइटिस था उसके लिए क्या दवाइयाँ उन्होंने उस पर उपयोग की, ये आज हमने इस केस में क्लियर करेंगे। और बेसिकली उसका जो दवाइयाँ उनको दी गई हैं that is a trio of BRC, Brio, Rustox और Castricum। Brio, Rustox, Castricum ये वाली ट्रायो उनको दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं स्लाइड शो में भी इसको ऐड करूंगा ताकि आप इसको अपना अगर इमीडिएटली नहीं ले सके तो स्लाइड शो में इसको ले सके। तो एक्यूट आर्थराइटिस के केस में उन्होंने ब्रायो 200, रस्टॉक्स 200 और कास्टिकम 200 ये इन्होंने 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, आफ्टरनून और डिनर से पहले ये इन्होंने रेगुलर लिया है और इससे अपने आप को ठीक किया है। बच्चे उनके छोटे छोटे थे जब इनकी मदर के, दे आर 12 ब्रदर एंड सिस्टर्स। उन सब को कोई ना कोई एक्यूट प्रॉब्लम्स हुई है, स्मॉल पॉक्स से बहुत सफ़र की है और उसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया उस केस में किसी के भी स्किन के ऊपर निशान नहीं आए। ऐसी बढ़िया दवाई उन्होंने एडमिनिस्टर की और उनकी जो टूल किट थी वो भी एक ऐतिहासिक है, देखने वाली है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज का टेस्टिमनी का जो केस है, आज की जो टेस्टिमनी का केस है दैट इज अबाउट ब्रेथलेसनेस। ऐसे सीनियर सिटीजन्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई भी कुछ केसेस जो हैं टेस्टिमनी के सीनियर के साथ रिलेटेड आप जरूर लें। तो उसमें सबसे ऊपर जो टेस्टिमनी का केस आया है उनका दिल्ली की वो लेडी हैं और उनका नाम लेना एथिकल नहीं गिनते, पर ये अभी देवराज गुरुजी ने उसको भेजा था तो मैंने उसका ट्रीटमेंट जो दिया है उससे उसको जो बिल्कुल हेल्पलेसनेस की स्टेज थी, तो 10 कदम भी चलना और उसके बाद सांस लेना, आगे ना बढ़ पाना, तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया है उससे उसको बहुत रिलीफ आया और दोबारा से वो एक्टिव हो गई अपनी सेवा के काम में। तो ये ब्रेथलेसनेस क्यों होती है और इसमें हमने क्या दवाइयाँ दी हैं, ये हम अपने इस एपिसोड के एंड में डिस्क्लोज जरूर करेंगे। पर ये जो कुछ प्रिकॉशंस है इस लेने वाली वो ये है भी किसी भी सीनियर सिटीजन को चलते वक्त जब सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस हो जाए तो उसको ओवरडोइंग नहीं करनी है।
भी कोई बात नहीं, पहले मैं चल लेता था, हो जाता था। नहीं, दिस इज नॉट द केस। इस एज में आके आपने जहाँ भी आपको ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आती है, आपने उस वक्त नियर बाई जगह पे इमीडिएटली बैठ जाना है और रेस्ट करना है, ओवर डूइंग नहीं करनी है। जो दवाई दी है ये SOS हमेशा अपने साथ रखनी है। जैसे ही आपको ये वाली ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आए, आपने उसी वक्त इस दवाई को ले लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपको रिलीफ आएगा और दोबारा से चलने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। तो जब ये आपको फीलिंग आई हुई है मैं चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, तो आप दोबारा चल पड़े। और पर यह भी ओवर डूइंग किसी केस में नहीं करनी। इसके साथ और सप्लीमेंट्री जो दवाइयाँ दी हैं वो भी मैंने लिस्ट आउट कर दी हैं और स्लाइड शो में भी आपको दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा। और अपने आज के एपिसोड के क्लोजिंग के वक्त में उन दवाइयों के सब के नाम और कैसे ली गई हैं ये सब आपको बताऊंगा। ये वैसे प्रॉब्लम इतनी सीवियर है, इसी के साथ इन केस के साथ अटैच मेरे एक अपने फैमिली मेम्बर, मेरी बड़ी भाभी जी हैं, वो हैदराबाद से जब एयरपोर्ट पर आई हैं तो उनको इमीडिएटली ये वाली ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आई और वो उनको ये था कि मैं जहाज से नीचे उतर भी नहीं पाऊंगी। और ये मतलब हमारी फैमिली में था भी, हम छोटी सी किट अपनी होम्योपैथी के साथ रहते हैं और उनको दवाई का नाम ही पता था। उन्होंने तुरंत उस किट में से निकाला स्पाइसिलिया 30 उसी वक्त ली और वो धीरे 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 करके एयरपोर्ट से बाहर आने के बीच में मैं उनको लेने गया था। फिर घर आके और भी दवाइयाँ दी हैं जो, तो पर यह है कि आप मतलब एक तो ओवर डूइंग नहीं करें और एक हर वक्त ये SOS जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये अपने साथ रखें। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो इससे पहले कि हम स्लाइड शो आपको दिखाएं, तो आज का जो मैसेज है वो हुनर होम्योपैथी का, इसके ऊपर एक मैसेज आपको दे रहा हूँ। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी जरूर, परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हम लोगों का, हम साधकों का, हमारा हुनर क्या है? होम्योपैथी, होम्योपैथी और सिर्फ होम्योपैथी। अभी आप स्लाइड शो देखें और उसके बाद आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आपने स्लाइड शो देख लिया है, तो इसके बाद हम आज की ट्रायो के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। और ट्रायो के साथ चर्चा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बोरक का मटीरियल मेडिका जो रिकमेंडेड है, आपने डाउनलोड भी किया हुआ है, तो उसको आप जो ट्रायो में ड्रग इंडिकेट की जाती हैं, इसको बोरक के मटीरियल मेडिका में तीनों दवाइयों को आपने जरूर पढ़ना है और पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में यस करना है कि हमने आज ये तीनों दवाइयाँ पढ़ ली हैं। क्योंकि जब हम दवाई को पढ़ना शुरू करेंगे तभी हमारा आगे का कंसेप्ट बिल्डिंग बेस शुरू होएगा, जिसमें हमने ड्रग रिलेशनशिप लेना है। तो पहले थोड़ा सा ड्रग्स को पढ़ना शुरू करें, डेली एक दवाई जरूर पढ़नी है। जिस डॉक्टर का जिक्र मैंने आज की एपिसोड की ओपनिंग में किया है, उसने अपनी लाइफ स्केच डायरी में लिखा है कि वो रोज रात को एक दवाई जरूर पढ़ती थी और ये टिल द एज ऑफ 86 एंड तक उसने डेली एक दवाई पढ़ी है। और तभी इतना डेडिकेटेड वर्क हो सकता है जब हम डेडिकेशन के साथ किसी सब्जेक्ट को पिकअप करते हैं। आज की जो ट्रायो है दैट इज ऑन पैरालिसिस। पैरालिसिस के ऊपर आज की ड्रग की चर्चा है।
ओके, तो ये जो ट्रायल ली गई है ये टाइम टेस्टेड है, और ये इसी अपनी जो हमारी फैमिली बुक है वो रेडी रखना, इसी में से इसको ड्रा किया गया है। और अगर हम प्री सिम्टम्स, जैसे थोड़ा सा भी पैरालिसिस का कोई इंडिकेशन सेटअप होता है, उसी वक्त हम अगर ये दवाई एडमिशन करनी शुरू कर दें, देनी शुरू कर दें, तो काफ़ी हद तक ये वाली जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाती है। और अगर अटैक आ जाता है, इवन उसके बाद भी अगर ये दवाई देंगे, और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना ज़रूरी रहेगा। पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी का सहारा लेना ज़रूरी है, तभी दवाइयाँ काम करती हैं अगर हम फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। ये आपने सबने ध्यान रखना है। तो इसमें जो दवाइयाँ हैं वो कास्टिकम है, रस्टॉक्स है और सिपिया है। कास्टिकम 30, रस्टॉक्स 30 और सिपिया 30, 2-2 ड्रॉप इसके जीभ के ऊपर डाल लेने हैं आधा घंटा ब्रेकफास्ट से पहले, आधा घंटा दोपहर को खाना खाने से पहले, और 2 ड्रॉप रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें और अचार ये आपने नहीं खाना, तभी दवाई का रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये तो रहा आज की ट्रायो के बारे में। और ये जो ब्रेथलेसनेस एंड सफोकेशन जिसके ऊपर आज का हमारा टेस्टिमनी का केस आधारित है, इसमें जो दवाइयाँ दी गई हैं ये स्लाइड शो में शो कर दी हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। स्पाइजिलिया 30 दी है, कालीफॉस 30 दी है, और बायो कम्बिनेशन 24, 4-4 गोलियाँ इसकी दिन में 3 बार। और ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये 2-2 ड्रॉप जीभ के ऊपर डालने हैं, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। ओके, ये तो रहेगा आपका अगर आपको ये प्रॉब्लम इन जनरल रहती है। और इन केस ऑफ एमरजेंसी हर वक्त स्पाइजिलिया 30 साथ रखनी है, हर वक्त स्पाइजिलिया 30 साथ रखनी है। जब ब्रेथलेसनेस हो जाए उसी वक्त किसी सुविधाजनक जगह पे बैठ जाना है और 2 ड्रॉप जीभ के ऊपर लेने हैं, ऊपर से 2-4 घूंट पानी के पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको 4-5 मिनट में रिलीफ आ जाएगा। अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, जब थोड़ा सा हौसला बने तभी चलना है। सीनियर सिटीजन्स को इस एज में जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, अपना इस तरह का ध्यान रखना ज़रूरी है, और कभी भी ब्रेथलेसनेस की वजह से गिरने का मौका नहीं देना। अगर गिर जाएंगे कोई ना कोई अंग भंग हो जाएगा, बड़ी मुसीबत में आ जाता है। तो इस चीज़ की आपने खास सावधानी रखनी है। ये जो हमारे हिमगिरी के जो पेशेंट ठीक हुए हैं ये हर वक्त ब्लेस करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इतनी बढ़िया दवाई हमें दी कि कमाल कर दिया आपने। तो आप एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, तभी आगे और फंडामेंटल इम्प्रूव होंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।